हेलो मित्रों। आज हम पॉलिटिकल साइंस ऑप्शनल के अंतर्गत प्लेटो की शासन व्यवस्था के बारे में विधि व्यवस्था के बारे में क्या सुझाव दिए। सामाजिक स्तर पर लोकतांत्रिक व्यवस्था किस प्रकार का के बारे में डिटेल से समझ। इसके पहले हम कुछ आपको बताना चाहते हैं कि पिछली जो हमारी क्लासें रही हैं, क्लासों में थोड़ा बॉयज़ को लेकर तो उसमें हमने सुधार किया है। तो आज से जो लेक्चर आपको मिलेंगे काफ़ी स्टैंडर्ड क्वालिटी एवं वॉइस के काफ़ी अच्छे मिलेंगे। तो आप निरंतर मेहनत कीजिए और पढ़ाई कीजिए। निरंतर आप अच्छे से लाइक शेयर सब्सक्राइब करेंगे तो अच्छा लगेगा। दूसरी बात इसमें हम बोलना चाहेंगे, मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स बना दिया है। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप जाएंगे तो वहाँ टेलीग्राम हमारा ग्रुप है, पे आप आ जाइए। तो टेलीग्राम ग्रुप पे हम आपको सुविधाएं उपलब्ध कराते हैं, जैसे क्वेश्चन उपलब्ध कराना है मेंस के, प्रीलिम्स के, साथ ही उसमें डिस्कशन भी कराते हैं, पीडीएफ भी उपलब्ध कराते हैं। तो ये सुविधाएं आपको फ्री मिल रही हैं। तो आप जब भी कोई भी लेक्चर देखते हैं, कोई भी न्यू मेंबर लेक्चर देखता है, तो वो मेंबर क्या करे, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाए, वहाँ पे प्लेलिस्ट और टेलीग्राम ग्रुप लिंक दी गई है। टेलीग्राम ग्रुप लिंक पे आप जाइए और वहाँ पे मेरा ग्रुप आप ज्वाइन कीजिए। ठीक है, इससे आपको काफ़ी बेनिफिट मिलेगा, सुविधाएं मिलेंगी। अगर आपके पास टेलीग्राम नहीं है तो आप एप्लीकेशन ऐप पे डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, प्ले स्टोर पर जाकर डाउनलोड कीजिए, वहाँ से आप फिर आप मेरे टेलीग्राम पे आ सकते हो। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट तथ्य थे आपको बताने के, और इससे मुझे लगता है आपको इससे भरोसा होगा और आप निश्चित तौर पर हमारे तक पहुँच सकते हैं। क्वालिटी को लेके थोड़ा समस्या थी, तो उसमें काफ़ी लोगों ने कमेंट किए, तो मैंने उसमें सुधार किया है। और वॉइस थोड़ा मिसमैच थी, उसमें मैंने सुधार कर दिया है। तो आज से इस लेक्चर में वो वॉइस जो है काफ़ी अच्छी बेस्ट क्वालिटी से वॉइस जाएगी, इस प्रकार की नॉइस नहीं आपको देगी। तो मुझे लगता है कि आप आज से लेक्चर को देखना स्टार्ट करेंगे अच्छे तरीके से। पीछे के आप देख लो, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आज से काफ़ी अच्छी। तो मैंने पॉलिटिकल साइंस ऑप्शनल में जैसे अरस्तू का मैं विचार आपको बता रहा था। तो अरस्तू के एक अपने प्रामाणिक जो विचार रहे हैं, व्यवहारिक रहे हैं, क्योंकि उन्होंने व्यवहारिक रूप में कई सारी ऐसी जैसे कृतियों को भी रखा उन्होंने, साथ ही साथ वहाँ की परंपराओं, दासों, इन सब व्यवस्थाओं को उन्होंने रखा। यानी कि सामाजिक जो विषमता है वो प्राकृतिक रूप में माना उन्होंने। इस वजह से उनकी जो एक व्यवस्थाएं रही हैं, वो चाहे राजनीतिक स्तर पर हो चाहे सामाजिक स्तर पर हों, वो व्यवस्थाएं प्राकृतिक उन्होंने दी हैं, क्योंकि प्रकृति ने ही सब कुछ दिया है। और प्रकृति द्वारा निर्धारित जो मानदंड हैं, जो नियम हैं, उन्हें फॉलो करना हर व्यक्ति का एक सौभाग्य है, या हर व्यक्ति का एक एक दायित्व है। तो इस उद्देश्य से उन्होंने उसी व्यवस्था में ढाला, जैसे कि प्राकृतिक अवस्था में जिस प्रकार को उन्होंने माना था। ओके, तो जिसके अंतर्गत मैंने कई सारी बातें आपको बताई थी, जैसे कि उनके मैंने पहले आपको सद्गुणी विचार बता दिए थे कि उनके सद्गुणी विचार किस प्रकार के थे, राइट, यानी कि विर्चुअल उनके विर्च्यू किस प्रकार के थे। दूसरी मैंने आपको बताई थी, यानी कि संपत्ति, वेल्थ, संपत्ति यानी वेल्थ के अंतर्गत मैंने आपको बता दिया था। तीसरी इसी में मैंने आपको यानी फैमिली, यानी परिवार, जॉइंट फैमिली के बारे में आपको बताया था। चौथा, राज यानी कि स्टेट फॉर्म बताया था कि राज का स्वरूप कैसा होना चाहिए। तो अब हम इसी राज्य के अंतर्गत जो एक कानूनी व्यवस्था है, यानी कि एक व्यवस्था है, वो किस प्रकार का होना चाहिए, यानी कि शासन किस प्रकार का होना चाहिए। कि गवर्नेंस यानी कि गवर्नमेंट जो है वो फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इस रेगुलेट टू ऑपरेट द गवर्नमेंट, राइट, किस प्रकार की होनी चाहिए, हाउ टू ऑपरेट दिस गवर्नमेंट इश्यू, टू ऑपरेट करने के लिए किस प्रकार की होनी चाहिए। तो इस शासन व्यवस्था में उन्होंने जो व्यवस्थाएं रखी हैं, ओके, जो व्यवस्थाएं रखी हैं उसमें 6 प्रकार के उन्होंने व्यवस्थाएं दी। ठीक, उन्होंने 6 प्रकार की व्यवस्थाएं दी। सबसे पहले उन्होंने जो व्यवस्था दी है वो दी है मोनार्की। मोनार्की का अर्थ यहाँ पर है आपका राजतंत्र। सबसे पहले उन्होंने राजतंत्र की व्यवस्था दी, और राजतंत्र की व्यवस्था को उन्होंने काफ़ी अच्छा माना। उन्होंने कहा कि राजतंत्र एक व्यवस्था ठीक है, व्यवस्था एक ठीक है, और ये सब व्यवस्थाओं से काफ़ी है, क्योंकि राजतंत्र में देखा जाए तो प्लेटो ने भी इस व्यवस्था को काफ़ी महत्वपूर्ण माना था। प्लेटो ने भी दार्शनिक राजा की बात कही थी, तो वहाँ पे राजतंत्र की ही बात है। लेकिन वो दार्शनिक राजा एक यहाँ पे निरंकुश देखने को मिलता है।
क्योंकि वहाँ पे किसी प्रकार की राजा पे अंकुशता नहीं थी, तो इस वजह से जो दार्शनिक राजा जो था, कोई निरंकुशवादी था, तो उनकी इस बात को लेकर आलोचना होती थी, तो दार्शनिक था। राइट, तो प्लेटो ने यही बात मतलब रखी, तो अरस्तु ने यही बात कही कि हर व्यक्ति, सुनिए मेरी बात, अच्छा व्यक्ति, एक अच्छा व्यक्ति, मतलब अच्छा व्यक्ति जो होता है वो जरूरी नहीं कि, ठीक है देखो, अच्छा व्यक्ति मतलब ऐसा होता है, जैसे विवेकपूर्ण व्यक्ति है, एक विवेकपूर्ण व्यक्ति अच्छा हो सकता है, विवेकपूर्ण व्यक्ति अच्छा हो सकता है, लेकिन होता नहीं है, अच्छा हो सकता है, अच्छा हो सकता है लेकिन सद्गुणी नहीं हो सकता। ये संभव नहीं है कि हर विवेकपूर्ण युक्त व्यक्ति सद्गुणी बने, एक बात उन्होंने कही। लेकिन सद्गुणी व्यक्ति विवेकपूर्ण होता है, ये निश्चित है। हर एक विवेकपूर्ण व्यक्ति अच्छा व्यक्ति होता है, हर एक विवेकपूर्ण व्यक्ति अच्छा व्यक्ति होता है, लेकिन जरूरी नहीं कि वो सद्गुणी हो। लेकिन सद्गुणी व्यक्ति विवेकपूर्ण होता है और अच्छा भी होता है, इनका मानना ये है। तो आप कैसे कह सकते हो कि विवेकपूर्ण व्यक्ति एक दार्शनिक है, विवेकपूर्ण व्यक्ति एक दार्शनिक है, तो इसका अर्थ ये नहीं है कि वो विवेक का उचित ही प्रयोग करे। ये आवश्यक नहीं है कि वो विवेक का उचित ही प्रयोग करे, अनुचित भी यूज कर सकता है। ठीक, यानी कि कोई प्रणाली व्यवस्था संचालित कर रहा है, वो हो सकता है उसमें दुर्व्यवहार करे या लोगों के साथ मानव अधिकार है का किसी प्रकार का हस्तक्षेप करे, ठीक है। तो इस प्रकार की अगर कोई कृतियाँ अपनाता है तो वो विवेकपूर्ण है, उसका ये भी कार्य विवेकपूर्ण है, लेकिन ये आवश्यक नहीं है कि वो सद्गुण के अंतर्गत आता हो, जरूरी नहीं है। तो हर एक अच्छा व्यक्ति विवेकपूर्ण हो सकता है, लेकिन जरूरी नहीं वो सद्गुणी हो। इसलिए प्लेटो ने दार्शनिक राजा के अंतर्गत जो राजतंत्र की व्यवस्था है, इन्होंने ठीक माना तो है, लेकिन इन्होंने इस व्यवस्था को खारिज ये करते हैं कि एक भ्रष्ट व्यवस्था मान हो सकती है। आप समझते हैं, देखो, तो उन्होंने जो अरस्तु थे, अरस्तु ने 6 प्रकार के नियम बनाए, 6 प्रकार के शासन व्यवस्था को किस प्रकार के संचालन करना चाहिए, यानी कि वहाँ पे जो लोग होते हैं वो किस प्रकार से इस व्यवस्था को संचालित करेंगे, उनमें से कौन कौन सी ऐसी व्यवस्थाएं मौजूद चाहिए ताकि देश की या वहाँ के राज्य की स्टेट ऑफ गवर्नमेंट काफ़ी एकदम बेहतरीन चले, बेस्ट चले, सभी लोगों का एक समर्थन मिले। राइट, तो इस उद्देश्य से वहाँ की संचालन व्यवस्था थी, उनके लिए इन्होंने सर्वश्रेष्ठ शासन जो राजतंत्र माना। तो हम सबसे पहले जानते हैं कि गवर्नमेंट ऑफ फॉर्म, फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, यानी कि सरकार का स्वरूप कैसा होना चाहिए, सरकार का स्वरूप कैसा होना चाहिए, इसके विषय में इन्होंने 6 प्रकार के तथ्य बताए हैं। तो उसमें आप सबसे पहले अगर आप पढ़ेंगे तो प्लेटो ने जैसे कुलीन सामंतवादी प्रवृत्तियां को भी बताया था, लेकिन इनके जो विचार हैं इनके थोड़े हटके हैं। वो कैसे हैं? वो हैं आपका राजतंत्र, क्या है? राजतंत्र। ओके, दूसरा है आपका अरिस्टोक्रेसी, या हम बोल सकते हैं इसे कुलीन तंत्र, से हम बोल सकते हैं कुलीन। तीसरा है पॉलिटी, ये 3 स्वरूप है। चौथा स्वरूप है वो भ्रष्ट के आधार पर है, भ्रष्टाचार के आधार पर है। वो किस प्रकार से है? जैसे राजतंत्र है, तो राजतंत्र जो है में आ जाओ आप निरंकुश तंत्र, निरंकुश तंत्र। कुलीन तंत्र में आप ले सकते हो गुटतंत्र, क्योंकि कुलीन जो वर्ग होते हैं काफ़ी समृद्ध लोग होते हैं, तो उसमें कुछ गुटतंत्र होता है। पॉलिटी, पॉलिटी के अंतर्गत आप ले सकते हो जैसे धनी, यानी कि लोकतंत्र या भीड़तंत्र, लोकतंत्र या तंत्र। इसी में आप देख सकते हो कि राजतंत्र रिच व्यक्ति यानी कि धनी व्यक्ति, ओके, मध्यम व्यक्ति और पुअर व्यक्ति, गरीब व्यक्ति। तो उन्होंने समाज के आधार पर 3 व्यक्तियों को वर्गीकरण किया, लेकिन ये आवश्यक नहीं कि ये 3 ही हों, अधिक भी हो सकते हैं, बात नहीं है, अधिक भी हो सकते हैं, मध्यम है, गरीब है, ये 3 कैटेगरी में उन्होंने समाज को रखा। और राजतंत्र व्यवस्था में उन्होंने राजतंत्र और शासन व्यवस्था के अंतर्गत राजतंत्र, कुलीन तंत्र, पॉलिटी को रखा। तो राजतंत्र के सामने उन्होंने निरंकुश तंत्र को रखा, कुलीन तंत्र गुटतंत्र को रखा, पॉलिटी लोकतंत्र को रखा। ओके, तो उन्होंने एक बात कही कि जो उच्चतम सद्गुण का विकास है, उच्चतम सद्गुण का विकास है वो राजतंत्र में है। उन्होंने माना तो है राजतंत्र में है, लेकिन लेकिन ये जरूरी नहीं कि ये विवेकपूर्ण हो,
जरूरी नहीं है। उच्चतम सद्गुण का विकास जो है, उच्चतम राज्य का एक सद्गुणी विकास होगा, वो राजतंत्र के अंतर्गत होगा। लेकिन ये जरूरी नहीं कि वो व्यक्ति सद्गुणी ही, मतलब एक बेकार के सद्गुणी हो सकता है वो विवेक का कोई आ, अतार्किक यूज कर ले। तो इस वजह से इस व्यवस्था को उन्होंने निरंकुश रखा। क्या रखा? निरंकुश रखा। दूसरी बात है कुलीन तंत्र की। कुलीन तंत्र एक व्यवस्था ऐसी है कि इसमें कुछ धनी लोग होते हैं, यानी मध्यम लोग होते हैं, और मध्यम लोग हैं अपने अकॉर्डिंग शासन व्यवस्था को संचालित करेंगे। ठीक, और अपने व्यवस्था का संचालन करेंगे तो इनके क्या होंगे, नियम सर्वोपरि होंगे। तो इस आधार पर अगर ये व्यवस्था अगर अपनाई जाती है, इस व्यवस्था को अगर अपनाते हैं, वो एक गुटतंत्र है। तो गुटतंत्र में भी निरंकुशता देखने और बीच में इनके बीच में भी एक टकराव होगा। तो क्या होगा, यहाँ की स्थितियाँ काफ़ी दयनीय हो जाएंगी। तो गुटतंत्र की व्यवस्था भी इन्होंने कहीं ना कहीं निकालने का प्रयास किया है। जरूरी नहीं है गुटतंत्र की जो व्यवस्था है वो पूर्ण रूप से संचालित हो सके। और तीसरी व्यवस्था इन्होंने जो पॉलिटी की दी है, वो व्यवस्था अगर देखी जाए तो एक लोकतंत्र की, तो लोकतंत्र गरीबों का होता है। ओके, तो इन्होंने पॉलिटी को तो समर्थन दिया, पॉलिटी को तो समर्थन दिया, लेकिन इन्होंने गरीब को समर्थन नहीं दिया। क्यों? गरीब जो होते हैं उनके अंदर विवेक नहीं होता। बात समझना ध्यान से। गरीब जो होते हैं उनके अंदर विवेक नहीं है, तो वो विवेक को पाने के लिए मध्यम लोगों के पास जाएंगे। इनके पास जाएंगे, मध्यम वर्ग के लोगों के जाएंगे। तो इसलिए ये जो लोकतंत्र है, लोकतंत्र को तो उन्होंने माना, लोकतंत्र व्यवस्था को इन्होंने माना, लेकिन ये व्यवस्था जो रहेगी, ये जो व्यवस्था रहेगी, वो गुटतंत्र और लोकतंत्र के मिलकर के उन्होंने पॉलिटी को रखा। आप समझना, इन्होंने दोनों को रखा। देखो मध्यम मार्ग का यहाँ सिद्धांत देखने को मिलता है। आप एक बार यहाँ पे क्या है कि निरंकुश जो तंत्र है ये सर्वोच्च तो हो सकता है, लेकिन निरंकुशवादी हो सकता है। तो इस वजह से ये भ्रष्टाचार में संलिप्त हो सकता है। तो ये आवश्यक नहीं है कि वो भ्रष्ट ना हो, जरूरी नहीं। और पॉलिटिक्स गुटतंत्र की अगर बात की जाए, गुटतंत्र की बात की जाए, अगर इनकी व्यवस्था अगर रहेगी, इनकी व्यवस्था भी अगर रहेगी, तो इनको ठीक नहीं लगेगा। भाई इनको भी तो सही नहीं लगेगा, गरीब है, क्योंकि इनकी आवश्यकता की पूर्ति मालिक के नीचे से होती है, मालिक कराता है उस हिसाब से होगी। तो बात यहाँ पे इन्होंने बोली, अगर गरीब रहेगा तो इन गरीब की शासन व्यवस्था रहेगी, तो इनके अंदर विवेक नहीं। अब इनके अंदर विवेक नहीं है तो शासन कैसे चलेगा? शासन को चलाने के लिए विवेक होना आवश्यक है। अब गरीबों में विवेक है नहीं, शासन कैसे चलेगा? तो इसके लिए इन्होंने मध्यम मार्ग का सिद्धांत दिया। वो दिया गुटतंत्र और पॉलिटी का, गुटतंत्र और पॉलिटी का एक मध्यम मार्ग का सिद्धांत इन्होंने। और इन्होंने ये कहा कि गुटतंत्र को हम धनिक तंत्र भी बोल लेते हैं। क्या गुटतंत्र जो है, धनिक तंत्र भी बोल देते हैं इसको, तो आप समझ सकते। अब बात ये आती है कि इस व्यवस्था के अंतर्गत देखा जाए तो लोकतंत्र एक कैसी व्यवस्था है, एक व्यवस्था है गरीबों की, कि यहाँ पे सभी का समर्थन प्राप्त है। ओके, और गुटतंत्र है उसमें कुछ लोगों का है। तो ऐसी व्यवस्था ना क्यों ना अपनाई जाए कि इन दोनों के बीच की व्यवस्था हो। तो इन दोनों के बीच की व्यवस्था को उन्होंने राज व्यवस्था यानी पॉलिटी को रखा। पॉलिटी का अर्थ यहाँ ये नहीं है कि वो लोकतंत्र ही हो, समझना, लोकतंत्र उन्होंने रखा जरूर है, लेकिन पॉलिटी का अर्थ लोकतंत्र से नहीं कह सकते। लोकतंत्र में गरीब का लोकतंत्र हो सकता है, ठीक, लेकिन पॉलिटी को इन्होंने एक राज व्यवस्था के अंतर्गत रखा। तो राज व्यवस्था में आपको लोकतंत्र भी ले सकते हो, गुटतंत्र भी ले सकते हो। तो इसलिए इन्होंने इन दोनों के बीच को सिद्धांत देते हुए पॉलिटी को क्या माना, पॉलिटी को ही माना। तो पॉलिटी क्या है, बेस्ट संविधान था, यानी बेस्ट संविधान संस्था है। और ये देश के लिए, राज्य के लिए काफ़ी अच्छी शासन व्यवस्था मानी। ठीक, काफ़ी अच्छी शासन व्यवस्था आप समझ सकते हो। शासन व्यवस्था के अंतर्गत इन्होंने किस व्यवस्था को सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण माना? ने माना है पॉलिटी को। तो आप जानते हो कि इन्होंने बहुत सारे 158 संविधानों का जब अध्ययन किया, तो इस आधार पर इनकी व्यवस्थाएं रही हैं, काफ़ी महत्वपूर्ण रही हैं। 1 मिनट थोड़ा पानी पी ले बात।
चलिए, तो यही बात कर रहे थे। तो मैं यही बात कर रहा था कि शासन व्यवस्था के अंतर्गत उनकी जो व्यवस्थाएं रही हैं, वो व्यवस्थाएं जो रही मध्यम मार्ग की रही हैं। में उन्होंने पॉलिटी को सर्वप्रथम वरीयता दी है, और उन्होंने माना कि पॉलिटी जो है इसमें गुटतंत्र और लोकतंत्र दोनों की एक जुड़ी व्यवस्था रहेगी। इससे समाज में स्थिरता है वो कायम रहेगी, साथ ही साथ में व्यवस्थाओं को संचालित करने में नियम कानून है वो ठीक ढंग से फॉलो होंगे। तो ये व्यवस्था इनकी रही है। मुझे लगता है कि आपको ये चीज़ें, तो उन्होंने जो इस प्रकार की व्यवस्था को निर्धारित किया है, और भ्रष्टाचार के रूप में इन्होंने जो व्यवस्थाएं दी हैं ये तो एक प्रकार की थी, शासन के स्वरूप की हैं। दूसरी बात है, इन्होंने भ्रष्टाचार में निरंकुश तंत्र है, गुटतंत्र है, और ये लोकतंत्र है। लोकतंत्र में गरीब हैं तो ये भी भ्रष्टाचार करेंगे क्योंकि इनको विवेक का ज्ञान नहीं है। राइट। दूसरी बात, ये गणतंत्र हैं तो ये पूर्ण रूप से मध्यम वर्ग के हैं, तो ये भी करेंगे। ठीक है। दूसरी बात है, निरंकुश ये धनी व्यक्ति होते हैं तो ये भी निरंकुशवादी हो सकते हैं, तो इस उद्देश्य से ये कहीं ना कहीं इसमें ज़्यादा फोकस नहीं कर पाएंगे। तो इस आधार पर आप कह सकते हो। ओके। ठीक है, तो मुझे लगता है कि ये चीज़ समझ में आ गई होगी। चलिए, तो मुझे लगता है ये चीज़ें आपको समझ में आ, तो मुझे लगता है ये चीज़ें आपको स्पष्ट हो गई होंगी। अब हम इसके आगे अगर बात करें, थोड़ा हम बिजी हैं अभी, एक मिनट। ओके। तो ये चीज़ें हैं आपको समझ में आना चाहिए। और प्लेटो की अगर बात करें तो प्लेटो ने क्या व्यवस्था रखी, तो प्लेटो ने अगर देखा जाए, प्लेटो की जो रिपब्लिक है उन्हें सबसे पहले सैनिक तंत्र, गुली तंत्र, लोकतंत्र इनका तो बहिष्कार ही किया है। केवल उन्होंने दार्शनिक व्यवस्था को ही रखा है। और दार्शनिक व्यवस्था में कैसा होना चाहिए, राजा, राजा कैसा होना चाहिए, एक विवेकपूर्ण तार्किक व्यक्ति होना चाहिए, सद्गुणी व्यक्ति होना चाहिए। ओके, इस प्रकार व्यवस्था दी। लेकिन इन्होंने दार्शनिक जैसे राजा की बात नहीं कही है। अरस्तु ने दार्शनिक राजा की कोई बात ही नहीं कही है, उन्होंने तो राजतंत्र की बात तो की है। लेकिन राजतंत्र अगर सद्गुणी व्यक्ति है तो वो ठीक है, अगर वो भ्रष्टाचार में जाता है, निरंकुश में जाता है, तो वो राजतंत्र भी ठीक नहीं है। बात सही है। तो इस वजह से उन्होंने कुलीन तंत्र की बात कही, तो कुलीन तंत्र भी गुटतंत्र होता है। तो गुटतंत्र में आप देख सकते हो कि काफ़ी लोग भ्रष्टाचार करने लगते हैं, जो मध्यम लोग हैं वो भी कर सकते हैं। ठीक, गुटतंत्र के। और लोकतंत्र की बात है तो उसमें गरीब हैं तो वो तो विवेकपूर्ण है ही नहीं, उनमें तो विवेकहीन व्यक्ति हैं। वो शासन व्यवस्था को कैसे संचालित करेंगे। तो ये चीज़ें आप समझ सकते हो। चलिए, मुझे लगता है ये आपको स्पष्ट हो गई होगी। अब बात हम ये करते हैं कि सबसे शासन में इन्होंने माना है तो माना किसे, मध्यम मार्ग पॉलिटी के। ओके। तो लगता है कि आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी। तो इन्होंने सामाजिक व्यवस्था को भी तीन प्रकार से विभाजित किया है। जैसे धनी व्यक्ति भी हैं, मध्यम भी हैं, गरीब हैं। तो ये गरीब व्यक्ति हैं। ठीक है।
तो ये कहीं ना कहीं किसके नीचे काम करेंगे, मध्यम वर्ग के नीचे काम करेंगे, तो ये विवेकपूर्ण व्यक्ति हो जाएंगे। तो इन दोनों की मिला जुला रूप रखा गया है मध्यम मार्ग का। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि जो अरस्तु के विचार थे वो मध्यम मार्गी विचार हैं। मध्यम मार्ग में अंतर्गत उन्हें रखा कि यही व्यक्ति कुछ विवेकपूर्ण हैं, सद्गुणी भी हैं, क्योंकि इनको गुटतंत्र में काफ़ी पैसे वाले होते हैं, तो इस वजह से सद्गुणी हैं, विवेकपूर्ण हैं। गरीब, इनको कुछ जानकारी नहीं है, तो इनकी इन दोनों की मिला जुला रखा, ताकि इन दोनों के बीच किसी प्रकार की द्वेष वैसी भावना नहीं रहेगी कि लोग इनके नीचे से काम करके शासन व्यवस्था को संचालित करने में भूमिका अदा करेंगे। इस प्रकार से इन्होंने ये व्यवस्था दी। तो सबसे व्यवहारिक जो रूप सर्वश्रेष्ठ शासन माना, पॉलिटी माना। लेकिन लोकतंत्र सबसे सबसे शासन सबसे खराब शासन क्यों माना? ये जो तंत्र है ये सबसे सभी शासनों में सबसे खराब क्यों माना? ये माना क्योंकि ये विवेकपूर्ण नहीं है, विवेकपूर्ण नहीं है ना। और और इस लोकतंत्र से भी सबसे खराब है। सबसे खराब शासन में सबसे अच्छा कौन है? धर्म को सबसे खराब शासन में सबसे अच्छा कौन है? सुनो मेरी बात ध्यान से सुनना। एक बात इन्होंने बोली कि लोकतंत्र जो है सबसे शासन में सबसे खराब शासन है, यानी कि सर्वश्रेष्ठ शासन कौन है? इन दोनों का मिला जुला रूप है, तो इनमें से तो ये खराब है लोकतंत्र। यानी कि इन दो शासन है, इन दो शासनों में से तो ये शासन खराब है। ये बीच का मध्यम मार्ग का शासन में से ये शासन खराब है, लेकिन ये शासन इस शासन से अच्छा है, यानी कि जो निरंकुशवादी शासन है इससे अच्छा। वैसे अगर ये व्यक्ति सदगुणी है, एक व्यक्ति सदगुणी है तो ये राजतंत्र बढ़िया है। अगर ये सदगुणी नहीं है, विवेक का अनुप्रयोग करता है, ये निरंकुश में परिवर्तित हो जाएगा, तो ये देश की शासन व्यवस्था के लिए ठीक नहीं। आप ये चीज़ समझ सकते। ओके, मुझे लगता है आपको ये चीज़ें स्पष्ट हो गई होंगी। तो इस आधार पर आप समझ सकते हो कि व्यवस्थाओं को इन्होंने जो संचालित किया वो किस प्रकार से एक मध्यम मार्गी सिद्धांत को प्रतिपादित किया है। अब हम बात करते हैं कि इन्होंने एक बात कही है, विधि का संविधान। विधि का संविधान का शासन का मतलब यही है कि जो विधि है, कानून है, नियम है, वो मध्यम मार्ग के एक पॉलिटी के द्वारा जो शासन व्यवस्था होगी दोनों के बीच में, तो वो उनके द्वारा संचालित की जाएगी। क्योंकि उन्होंने एक बात कही है कि विधि वासना रहित विवेक है, यानी कि विधि वासना, यानी कि विधि वासना रहित विवेक है, यानी कि विधि एक बहुत इंपॉर्टेंट माना। विवेक के समान इन्होंने विधि को रखा। अगर कोई विवेकपूर्ण व्यक्ति है, अगर वो विधि से कोई काम संचालित करता है, तो निश्चित रूप से वो शासन व्यवस्था को रेगुलेट करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। तो यही कारण है कि इनकी जो शासन व्यवस्था है इसमें विधि को रखा और विधि को विवेक से जोड़ के रखा। अगर विवेक नहीं है तो वो शासन व्यवस्था संचालित नहीं हो सकती है। आप समझ सकते हो, क्योंकि इन्होंने बात यही मानी है कि नैतिक सद्गुणी जीवन यापन ही एक विवेक है। तो इस आधार पर अरस्तु ने समुच्चय समाज को, विवेक को एक व्यक्ति के विवेक से ज़्यादा महत्व, समुच्चय समाज, यानी कि इस आधार पर आप समझ सकते हो कि ये पूरी जो मध्यम मान का दिया है तो इसमें समुच्चय समाज आ जाता है। क्योंकि मध्यम मार्ग में धनी व्यक्ति ये भी आ सकता है, भले ही एक व्यक्ति हो, लेकिन ये इसके अंदर आ तो सकता है। इसके भी कुछ फैक्ट इसमें कुछ व्यक्ति इसमें मध्यम मार्ग का ठीक रहेगा। तो इसका मतलब ये होगा समुच्चय एक व्यक्ति के विवेक से, एक व्यक्ति के विवेक से समुच्चय समाज का विवेक ज़्यादा, समुच्चय समाज का विवेक ज़्यादा अच्छा। इस आधार पर इन्होंने समाज के बारे में विवेक को तार्किक रखा और नियम को संचालित करने में समाज की भलाई को रखा, समाज की समर्थन को रखा। समझ सकते हैं कि शासन व्यवस्था एक व्यवहारिक और प्रमाणिक थी। अब बात हम ये करते हैं कि विधि का शासन कैसा होना चाहिए। विधि का शासन का अर्थ यहाँ पे आप समझो। तो विधि के अंतर्गत थोड़ा समझते हैं। विधि का शासन, विधि का शासन इसमें देखा जाए तो समुच्चय समुदाय की भलाई है, क्योंकि विधि के अंतर्गत इन्होंने जो मध्यम मार्ग की बात कही है, मध्यम मार्ग के अंतर्गत शासन व्यवस्था है, मध्यम मार्ग के अंतर्गत शासन व्यवस्था है, वो समुच्चय समाज के विवेक से संचालित होगी, समुच्चय समाज के विवेक से संचालित होगी। तो इस कारण ये जो व्यवस्था रहेगी वो विधि का शासन, विधि के माध्यम से ये लोग क्या करेंगे, रेगुलेट करेंगे, समुदाय रूप से रेगुलेट करेंगे। आधार पर इस
तो इसमें कोई प्रकार की अतार्किक या अनर्थ या द्वेष जैसी गतिविधियाँ नहीं हो, क्योंकि मध्यम मार्ग में दोनों का मिला जुला रूप रहेगा, तो निश्चित तौर पर विधि का शासन एक दृढ़ और एक स्थिर रहेगा। तो यही विचार उन्होंने दिया है, क्योंकि क्योंकि इस विधि के शासन में समचय समाज का बहुमत रहेगा। समचय समाज का बहुमत जो रहेगा वो विधि के शासन में रहेगा, क्योंकि मध्यम मार्ग है तो विधि में, उसमें विधि रहेगी, विधि में समचय समाज का क्या रहेगा, बहुमत रहेगा। इस आधार पर जब बहुमत रहेगा तो निश्चित तौर पर यहाँ की है काफ़ी काफ़ी संवेदनशील रहेगी। ओके, यानी कि उत्तरदायित्व तो रहेगा उनका नागरिकों, जनता के प्रति। तो इस प्रकार की इनकी एक व्यवस्थाएं दी, और साथ ही साथ इन्होंने बहुत ही ज़्यादा 158 संविधानों का भी अध्ययन किया। ठीक है, और 6 संविधानों का इन्होंने क्या रखा, 6 संविधानों का एक है संविधान, बानी संविधान के विषय में इन्होंने जो प्रणालीगत व्यवस्था रखी वो 6 संविधान की रखी। ठीक है, जिसमें आपको हमने बता दिया। अब हम बात ये करते हैं कि क्रांति का मूल कारण कौन कौन से हो सकते हैं। क्रांति मतलब ये है कि क्रांति की अगर बात की जाए तो क्रांति की थोड़ा समझते हैं। इन्होंने क्रांति के बारे में क्या बात कही है, क्रांति किस लिए हो सकती है। देखो, सबसे पहले आप जानते हो कि हर व्यक्ति मतलब चाहता है कि समानता की आकांक्षा रखी जाए, तो हर व्यक्ति चाहता है कि समानता की आकांक्षा रखी जाए। अगर समानता है तो निश्चित तौर पर देश की जो व्यवस्था है वो पूर्ण रूप से संचालित होगी, सभी नियम कानून समान रूप से सभी के लिए लागू होंगे। तो इस आधार पर सब व्यक्ति चाहते हैं कि समानता की आकांक्षा रखी जाए। अगर समानता है तो निश्चित तौर पर वो एक क्रांतिकारी है, यानी कि क्रांति का अर्थ यहाँ पर ये है पॉजिटिव थिंग्स। क्रांतिकारी है, निगेटिव नहीं लोगे। क्रांति का कार्य का मतलब है कि अगर कोई व्यवस्था है, अगर वो निश्चित तौर पर सभी के लिए समान रूप से ऑपरेट होती है, सभी के लिए समान रूप से रेगुलेट होती है, एक शासन के तहत रेगुलेट होती है, तो निश्चित तौर पर वो समानता है। तो समानता क्या है, वो एक क्रांति है। समानता क्या है, वो एक क्रांति है। इस आधार पर व्यवस्था को उन्होंने रखा। लेकिन ये समानता उन्होंने रखी तो है, लेकिन ये समानता उन्होंने रखी है, लेकिन उन्होंने इस समानता को क्यों मानता, असमानता यानी कि विसंगतियों को इन्होंने क्यों माना। दूसरी बात देखो, विसंगतियों को इन्होंने क्यों माना, क्योंकि देखा जाए तो विसंगतियों को इन्होंने बल भी दिया है। समानता ये व्यवस्था के आधार पर दी है, लेकिन जो तत्व वहाँ मौजूद है, जो शासन व्यवस्था है, उसमें क्या है, विषमता है। वो विषमता कैसे है, जैसे दास, ठीक, महिलाओं का सम्मान नहीं है, महिलाओं में विवेक ही नहीं है। दास है, महिलाओं में विवेक नहीं है। कि जैसे रूढ़िवादी जो व्यवस्थाएं कुछ इन्होंने दी हैं, जैसे प्रथाएं हैं, ये प्राकृतिक मानी, प्रथाएं परंपराएं सब प्राकृतिक मानी है, ये भी महत्वपूर्ण है, ये भी महत्वपूर्ण है। तो ये भी एक क्रांति है। इस आधार पर समझ सकते हो कि उन्होंने समानता तो दी है, लेकिन समानता के साथ साथ एक शासन व्यवस्था में जो संचालन करने वाले हैं तो वो उसमें विषमता है। समानता किस है, समानता उन्होंने दी है कानून विधि में। समानता उन्होंने सभी को समान कानून विधियों में दी है, लेकिन समाज कैसा होना चाहिए वो एक विषमतापूर्ण उन्होंने, ठीक, जिस प्रकार का मैंने ऑलरेडी आपको पारिवारिक व्यवस्था बताई थी उसमें हमने कंप्लीट कर। तो आप समझ सकते हो कि जो क्रांति है वो इन दो बेसिक आधारों पे होती है। ओके, तो मुझे लगता है कि ये चीज़ें आपको अब समझ में आ गई होगी, क्योंकि सबसे ज़्यादा अगर बात कही जाए संगतियों में, तो जब इन्होंने शासन व्यवस्था को रखा था, एक और चीज़ समझ लो यहाँ पे, जब इन्होंने शासन व्यवस्था को रखा था उसमें जैसे धनी है, ठीक, ये व्यक्ति कैसे होते हैं, विवेकपूर्ण होते हैं, विवेकपूर्ण होते हैं, तो इनका पेमेंट अलग होगा। ठीक, इनका पेमेंट है वो अलग होगा, क्योंकि ये व्यक्ति जो है विवेकपूर्ण है, मेहनती व्यक्ति है। इन व्यक्तियों को क्या रखा उन्होंने, मेहनती व्यक्ति हैं, तो कर्म के आधार पर उन्होंने ये चीज़ रखी, कर्म के आधार पर उनको पेमेंट की बात कही, कर्म के आधार पर उन्होंने पेमेंट की बात कही। ठीक, दूसरी बात है अनुपातिक आधार पर। देखो जैसे कि अगर ये व्यक्ति पैसे है, ये व्यक्ति कैसा है, धनी है, मतलब ये व्यक्ति विवेकपूर्ण तरीके से कार्य करता है, तर्कसंगत कार्य करता है, तो निश्चित तौर पर वो पैसा मिलना चाहिए। ठीक, तो ये अनुपातिक आधार पर इन्होंने व्यवस्था को भी रखा। अनुपातिक आधार पर यानी अनुपात के आधार पर समझ सकते हो
कि जिस प्रकार से लोग काम करते हैं उसे उस प्रकार का पैसा मिलना चाहिए। ओके, यानी धनी व्यक्ति है उस प्रकार का वो अगर काम कर रहा है तो उसे उस प्रकार का लाभ देना चाहिए। उन्होंने अनुपातिक आधार पर रखा, अनुपातिक समानता की बात कही। ठीक है, तो आप समझ सकते हो कि इनके जो विचार रहे हैं काफ़ी व्यवहारिक विचार रहे हैं और इनके विचारों में समानता और विषमता दोनों देखने को मिलती है। राजतंत्र में परिवार, राजतंत्र में अगर देखा जाए तो राजतंत्र के अंतर्गत उन्होंने पारिवारिक झगड़े क्रांति का कारण की बात कही है। जैसे क्रांति का कारण भी, जैसे एक झगड़े के आधार पर भी इन्होंने क्रांति कारण बताए हैं। जैसे कि राजतंत्र है उसमें अगर पारिवारिक जीवन है, पारिवारिक जीवन है तो झगड़े की क्रांति कर सकते हैं, निश्चित तौर पर क्रांति कर सकते हैं। गुटतंत्र है उसमें संपत्तिशाली व्यक्तियों की संपत्ति का दुरुपयोग कर सकते हैं। देखो, जैसे राजतंत्र है, राजतंत्र है तो उसमें क्या हुआ कि निरंकुश होगा तो पारिवारिक झगड़े होंगे कि नहीं। अगर राजतंत्र में पारिवारिक झगड़े होंगे, क्योंकि राजा अगर निरंकुश होगा तो इसमें पारिवारिक झगड़े होंगे आपस में। ठीक, राजा के प्रति झगड़े होंगे तो ये तो एक क्रांति को स्वरूप लाएंगे और ये होगी क्रांति, हिंसावादी क्रांति होगी। ठीक, दूसरी बात है कि जो गुटतंत्र है, गुटतंत्र मैंने कुलीन तंत्र बोला था, संपत्तिशालियों का ग्रह है, संपत्तिशालियों का है, इस आधार पर ये संपत्ति का क्या करेंगे, दुरुपयोग करेंगे। तो इनके आधार पर तब भी फिर क्रांति होगी, क्या होगी, क्रांति होगी। तीसरी बात है कि जो तीसरी बात है, तीसरी बात अगर हम बोलें आपको कि लोकप्रिय जैसे नेता, यानी कि लोकतंत्र में ले लो, लोकतंत्र में, लोकतंत्र में क्या है, लोकतंत्र में देखा जाए तो गरीबों का शासन होता है। इनमें से जो व्यक्ति नियुक्त होगा, ये जो व्यक्ति नियुक्त होगा लोकप्रिय नेता होगा। लोकप्रिय अगर नेता है, राइट, अगर लोकप्रिय नेता है तो जब उसका उदय होगा, लोकप्रिय नेता का उदय होगा तब भी तो क्रांति होगी, तभी भी क्रांति होगी, 100% उन्होंने बोला है। इस आधार पर लोकतांत्रिक व्यवस्था को भी उन्होंने समर्थन तो दिया था, लेकिन उन्होंने मध्यम मार्ग को देते हुए इस व्यवस्था को क्या किया, समाप्त किया। चलिए, उम्मीद करते हैं आपको ये स्पष्ट हो गई होंगी। इसलिए इन्होंने शासन व्यवस्था में पॉलिटी को रखा, जिसमें गुटतंत्र और तंत्र व्यवस्था के बीच का एक मध्यम मार्ग पॉलिटी व्यवस्था को रखा। तो इस प्रकार की जो पॉलिटिक्स में ये बातें सब स्पष्ट देखने को मिलती हैं। चलिए, तो अब हम बात करते हैं इनकी का एक प्रकार का न्याय, न्याय कैसा था, तो का न्याय। प्लेटो ने अपना न्याय की व्यवस्था को अवधारित किया था। में देखा जाए तो एक न्याय जो है, जो समाज का वर्गीकरण है, समाज का वर्गीकरण है। ओके, समाज का कैसा एक वर्गीकरण हमने आपको बताया, परिवार है, दास है, परिवार के अंतर्गत एक पिता पुत्र दास, पिता है, दास हैं। तो वो अपने आधार पर अगर काम करते हैं, अपने अपने आधार पर अगर वो काम करते हैं तो क्या है, उनका एक न्याय है। न्याय में कोई अलग, इनकी अलग कोई विशेषता नहीं दी है। जैसे दार्शनिक राजा है, प्लेटो ने क्या दिया था, दार्शनिक राजा है तो उसका क्या होना चाहिए, वो विवेकपूर्ण है, प्लेटो ने दिया था। और में आप ले सकते हो संरक्षक वर्ग, एक सैनिक वर्ग है, संरक्षक वर्ग है तो वो क्या है, साहस है, उसके अंदर साहस है। तीसरा वर्ग इन्होंने लिया था उत्पादन वर्ग, उत्पादन वर्ग के अंदर क्या है, संयम है, क्या है। तो ये इनके अपना अपना एक कार्य, इनका अपना अपना कार्य ही क्या था, वहाँ न्याय था, राइट, यहाँ न्याय था। लेकिन इन्होंने क्या रखा है, इन्होंने सद्गुणी जीवन ही न्याय रखा है। जो न्याय को जोड़ा है, न्याय को जो जोड़ा है अरस्तू ने, सद्गुण से जोड़ा है। ठीक, सद्गुण से जुड़ा है, सद्गुणी ही न्याय है। इसकी सद्गुण के न्याय के बिना न्याय की भावना नहीं है। और इस सद्गुण में ही क्या है, समाज का वर्गीकरण है। 8% इन्होंने न्याय को सद्गुण से जोड़ा और न्याय को सद्गुण के साथ साथ इन्होंने एक विधि के तहत और न्याय को जोड़ा। दो प्रकार से इन्होंने न्याय की व्यवस्था की है। पहले की है सद्गुण के आधार पर, क्योंकि सद्गुणी व्यक्ति है और वो व्यक्ति क्या करेगा, वहाँ के नियम कानून को फॉलो करेगा तो निश्चित तौर पर वो न्यायिक व्यक्ति है, न्यायप्रिय व्यक्ति न्याय करेगा। तो सद्गुण के आधार पर एक न्याय रखा। दूसरा रखा विधि के आधार पर। विधि के आधार पर अगर कोई विधि है तो वो समान रूप से क्या होनी चाहिए, संचालित होनी चाहिए। समान रूप से प्रत्येक वर्ग को, प्रत्येक समुदाय के
वो वहाँ के नागरिकों को प्राप्त होती है, क्या है, इसका एक न्याय है। तो न्याय में इनका कोई ज़्यादा इम्पोर्टेंट वो वहाँ तो नहीं रहा है, लेकिन उन्होंने न्याय को एक समान रूप से व्यवस्थाओं को संचालित करने में, अगर सद्गुणी व्यक्ति है, अगर विवेकपूर्ण व्यक्ति है, तो उस आधार पर अगर वो न्याय करता है तो वो न्याय सद्गुणी ही जीवन यापन एक न्याय है। दूसरा है, विधि के तहत जो समान नियम है, कानून है, वो एक वर्ग तक संचालित होते हैं, तो निश्चित तौर पर ये एक न्याय व्यवस्था। ओके, तो इस प्रकार की इन्होंने न्याय व्यवस्था दी है। अगर कोई विधि का उल्लंघन करता है तो उसे दंड का भी प्रावधान है। दंड का भी प्रावधान इन्होंने रखा, अगर विधि का कोई उल्लंघन करता है तो दंड का भी प्रावधान की बात कही। तो आप समझ सकते हो कि दंडात्मक प्रावधान के तहत उन्होंने व्यवस्था को संचालित करने, कानून व्यवस्था को रेगुलेट करने के लिए एक कानून में जो न्याय व्यवस्था है समान रूप से लागू होती है, तो 100% है वो एक न्याय व्यवस्था है, और कोई ज़्यादा खास इसमें न्याय की बात इन्होंने। तीसरी बात इन्होंने न्याय दिया है वितरणात्मक न्याय। पहला दिया है आपका सद्गुण न्याय, पहला दिया है आपका सद्गुणी न्याय, दूसरा दिया है आपका विधि न्याय, तीसरा दिया है आपका वितरण न्याय। वितरणात्मक जो न्याय है, वितरणात्मक न्याय की अगर हम बात करें, इसमें क्या है कि जो समाज है, समाज है वो किस प्रकार से वर्गीकरण है, धनी में है, कुछ मध्यम में है, गरीब में। अगर इनकी व्यवस्थाएं हैं, कार्य कर रहे हैं, जैसे विवेकपूर्ण कार्य कर रहे हैं, सद्गुणी व्यक्ति हैं कार्य कर रहे हैं, मध्यम वर्ग के भी सद्विवेक से एक भी कार्य कर रहे हैं, गरीब है विवेकहीन है, ये भी क्या कार्य कर रहे हैं, ठीक है। तो इनके कार्य करने की जो क्षमता है, इनकी कार्य करने की क्षमता है वो अलग अलग है, अलग अलग है। तो इनका जो न्याय होगा वो अलग अलग होगा, विधि व्यवस्था के तहत समान होगा, व्यवस्था के तहत समान होगा, लेकिन आज में अलग अलग वर्ग हैं, अलग अलग वर्ग जो विभाजित गए हैं उन्होंने, जो व्यक्ति है उनकी आंतरिक जो गुणवत्ता है, आंतरिक एक विचार हैं, या वो कितने विचार तर्कपूर्ण हैं, उस आधार पर उनको न्याय की व्यवस्था दी गई। वितरणात्मक न्याय है, उसी वितरण न्याय में एक इन्होंने व्यवस्था दी है, वो दी है संपत्ति को लेकर के भी। कि संपत्ति जो है आधार पे दी जाएगी कि व्यक्ति है अच्छा काम करता है, संपत्ति मिली जाए, यही अनुपातिक न्याय हो जाएगा उसमें। संपत्ति मध्यम वर्ग को भी मिल जाए अगर ये उस हिसाब के काम करते हैं, गरीब है विवेकहीन है तो हो सकता है ये कम काम करें, ठीक है, इनको जानकारी नहीं है, तो ये इनको संपत्ति एक समान नहीं मिलनी चाहिए। संपत्ति का इन्होंने क्या किया, वितरण, संपत्ति का ने क्या किया है, वितरण किया है। कि वितरण, संपत्ति का न्याय क्या है, वितरणात्मक। चलिए, मुझे लगता है कि आपको ये चीज़ें आ गई हूँ। इसी में आप अगर वितरणात्मक न्याय में आप देख सकते हो कि जैसे मालिक है, मालिक का कार्य क्या है, शासन संचालन करना है, शासन को संचालित करना है, ओके। तो और दूसरा है मध्यम मार्ग, तो मध्यम मालिक को क्या है, क्या करना है, पत्नी क्या करना है, पत्नी को क्या करना है, गृहस्थी का कार्य करना है, पत्नी को गृहस्थी का कार्य करना है। तो ये क्या है, संचालन कार्य करना है, गृहस्थी गृहस्थी को कार्य करना है। तीसरा जो, तीसरा अगर हम लें इसमें, पहला आप ये लिख सकते हो, दूसरा गृहस्थी, तीसरा दास। दास का क्या काम है, मालिक के नीचे काम करना है। उस आधार पर उन्होंने समाज को जो अलग अलग है वर्गीकरण किया था, उनकी शासन व्यवस्था को संचालित या वहाँ की व्यवस्थाओं को किस प्रकार से निर्धारित करना है। तो अगर मालिक का काम शासन चलाना है, गृहस्थी का काम पत्नी का है, दास का काम मालिक के नीचे काम करना है, तो ये क्या है, एक वितरणात्मक, ओके। इसमें किसी प्रकार की कोई संशोधन या कोई और प्रक्रिया नहीं की जा सकती है, लेकिन अगर विवेक इसमें जागृत होता है दास में, तो वो एक मालिक भी बन सकता है, कोई अलग मैटर। लेकिन एक व्यवस्था जो रहेगी वो वितरणात्मक न्याय के आधार पर रहेगी। और मैंने आपको जैसे बता दिया है कि किन किन सदगुण से न्याय की व्यवस्था इन्होंने दी, विधि के आधार पर उन्होंने न्याय की व्यवस्था दी, समाज के वर्गीकरण के आधार पर उन्होंने व्यवस्था दी, समाज में जो वर्गीकरण है उनकी संचालन की व्यवस्था कैसी है उस आधार पर उन्होंने न्याय की व्यवस्था की। ये हमारा कंप्लीट न्याय की व्यवस्था। चलिए, अब हम बात करते हैं लास्ट, नागरिक।
यानी कि अरस्तु ने नागरिक के संदर्भ में अपने विचार कैसे प्रतिपादित किए। लेकिन इनकी नागरिकता, इन्होंने नागरिकता में भी विषमता दी है, क्योंकि इन्होंने विषमता को प्राकृतिक माना ना। क्या माना? प्राकृतिक माना, नेचर माना। नेचर माना तो इनक्वालिटी रहेगी, जरूरी रूप से इनक्वालिटी है हमारे समाज में, हमारी सोसाइटी में। जो इनक्वालिटी है वो इम्प्रूव है, वो किस आधार पर है? वो नेचर के रूप में है। नेचुरली रूप से विषमता दी है, तो उसके आधार पर उन्होंने जो सिटीजनशिप दी है, सिटीजनशिप की बात कही है, उसमें भी क्या कहा? इनक्वालिटी, इक्वालिटी की बात कही है। अब इनक्वालिटी में आप जैसे लेना चाहो तो जैसे कि जो व्यक्ति मालिक होगा, जो व्यक्ति मालिक होगा, यानी कि मास्टर होगा, जो व्यक्ति मास्टर होगा उसे क्या दी जाएगी? सिटीजनशिप, नागरिकता उसी व्यक्ति को। क्योंकि ये मालिक जो होता है विवेकपूर्ण व्यक्ति है, विवेकपूर्ण व्यक्ति है, और विवेक है सद्गुणी व्यक्ति है, सद्गुणी विवेक व्यक्ति है। तो ये एक मास्टर है, तो इस शासन व्यवस्था को क्या करेगा? संचालन करेगा। निश्चित तौर पर जब इस शासन व्यवस्था को संचालन करेगा तो इसको क्या देनी चाहिए? नागरिकता देनी चाहिए। सभी को नागरिकता देने की बात नहीं कही है इन्होंने, मालिक को नागरिकता देने की बात कही है। वहाँ के विवेक से युक्त व्यक्ति है उसे नागरिकता देने की। ठीक, यहाँ पर नागरिकता नहीं देने की बात किसे? नागरिकता इन्होंने किसे नहीं दी? नागरिकता नहीं दी है, महिलाओं को नहीं दी है, क्योंकि महिलाओं में विवेक कम होता है, महिलाओं में विवेक कम है। ये बात हम नहीं बोल रहे हैं, एक्चुअली में ये बोल रहे हैं अरस्तु। बातें अरस्तु कहते हैं। आपको लगे कि सर बता रहे हैं महिला विवेक कम होता है, कल तो महिलाओं को कितना विवेक है कि फर्स्ट रैंक मार रही हैं, राइट? विवेक बहुत है। एक तर्क संगत शासन व्यवस्था चला रही हैं, देश की व्यवस्थाएं चला रही हैं, का सम्मान बराबर है। लेकिन ये अरस्तु ने यहाँ पे बात कही है कि महिलाओं में विवेक कम है, तो उन्हें क्या नागरिकता नहीं मिली। तो नागरिकता से वंचित किसने रखा? अरस्तु ने। इसका आधार पर इनकी आलोचनाएं होती हैं। तो नागरिकता ने को इनको के रूप में को नहीं मतलब सम्मान दिया जाएगा, तो इस आधार पर महिलाओं को इन्होंने वंचित रखा। दूसरी बात, दास को भी इन्होंने वंचित रखा। दास को नागरिकता नहीं दी जाएगी, दास को नागरिकता नहीं दी जाएगी। ठीक, दास को नागरिकता नहीं दी जाएगी क्योंकि दास जो है वो मालिक के नीचे काम करेगा। अगर मालिक को भी नागरिकता दी जाएगी, दास को भी दी जाएगी, तो दास मालिक के समान हो जाएगा। ठीक, और जबकि दास में तो विवेक है ही नहीं, विवेकहीन है। गाँव में भी विवेक रहे तो वो भी है अल्प विकास है विवेक का, तो उन्हें भी नागरिकता देने का कोई मतलब ही नहीं। तो नागरिकता केवल मालिक को दी जाएगी जो शासन संचार व्यवस्था कायम करे। तो आप इस पर समझ सकते हैं कि नागरिकता के बारे में इन्होंने क्या बात की। उन्होंने नागरिकता बूढ़ों को भी नहीं दी, जवान यानी यंग लोगों को भी नहीं दी, बूढ़ों को भी नहीं दी, यंग लोगों को भी नहीं दी। एक बच्चों को भी इन्होंने नागरिकता नहीं दी है। 5 आधार पर उन्होंने नागरिकता नहीं दी। पहली, बूढ़ों को, यंग को, बच्चों को, महिलाओं को और दास को उन्होंने नागरिकता नहीं दी। किसे दी है? मालिक को, नागरिक को। ठीक है, लेकिन हाँ, अगर ये लोग हैं, अगर इनमें विवेक आ जाता है, इनमें अगर विवेक आ जाता है, क्योंकि बूढ़े लोग जो हैं ये तो बोझल हैं, यंग लोग हैं, अगर इनमें विवेक आता है, किसी पुत्र की संतान है, अगर इनमें विकास हो जाता है, विवेक हो जाता है, तो इनको नागरिकता मिल जाएगी, नागरिकता मिल जाएगी। लेकिन अगर इनमें विवेक नहीं है तो नागरिकता नहीं मिलेगी। इसका मतलब ये हुआ, नागरिकता का विभाजन किया है वो किया है सद्गुणी एवं विवेक के आधार, सद्गुणी एवं विवेक के आधार। ओके, सद्गुणी एवं यानी वर्चुअल व्यक्ति जो है वो व्यक्ति सिटीजनशिप प्राप्त कर सकता है, हर व्यक्ति प्राप्त नहीं कर सकता है। और जिसे नहीं दी गई है, अगर उसमें विवेक जागृत हो जाता है, सद्गुणी हो जाता है, मालिक बन जाता है, तो उसे फिर नागरिकता दी जाएगी। ऐसी बातें इनकी नागरिकता से संबंधित बातें बोली जाती हैं। चलिए, तो मुझे लगता है कि आपको ये चीज़ें थोड़ा समझ में आ गई होंगी कि जो विचार हैं वो सद्गुणी ज्ञान से संबंधित कैसे विचार रहे हैं, संपत्ति को लेकर कैसे विचार रहे हैं, परिवार को लेकर कैसे विचार रहे हैं, राज्य को लेकर के कैसे विचार रहे हैं। दूसरी बात, इसी में राज्य की शासन व्यवस्था को कैसे विचार रहे हैं, विधि शासन की व्यवस्था को लेकर कैसे विचार रहे हैं, इसी में आप न्याय को लेकर के कैसे विचार रहे हैं, कि इसमें नागरिकता को लेकर कैसे विचार रहे हैं।
कंप्लीट बेस आज अरस्तू का हो गया है। अब हम थोड़ा अरस्तू का मूल्यांकन कर लेते हैं कि अरस्तू के विचार उदारवादी हैं कि रूढ़िवादी हैं कि दोनों मिक्स करके हैं। थोड़ा इस पे हम बात करते हैं। पार्कर के अनुसार बात की जाए, हम पार्कर के अनुसार ही इसमें पार्पर पार्कर जो रहे हैं, हाँ कार्ल पार्पर के अकॉर्डिंग अगर हम इनके विचार की बात करें, ये विचार रूढ़िवादी भी हैं। अगर इन दोनों में हम कंपेयर कर लेते हैं तो निश्चित तौर पर आप समझ सकते हो कार्ल पार्पर के विचार, इनके बाद ये रूढ़िवादी रहे हैं। जबकि उदारवादी जो विचार रहे हैं, उदारवादी जो विचार रहे हैं वो विचार रहे हैं बार्कर। एक हैं कार्ल पार्पर, एक है बार्कर। तो बार्कर के अकॉर्डिंग इनके विचार उदारवादी हैं, जबकि कार्ल पार्पर के अकॉर्डिंग इनके विचार रूढ़िवादी हैं। रूढ़िवादी में पहला ले लो, इन्होंने दास प्रथा को माना। एक दूसरा आप ले सकते हो, इन्होंने दूसरी बात आप इसमें ले सकते हो, महिलाओं को समानता नहीं दी, महिलाओं को समानता नहीं दी, एक रहित माना इन्होंने, महिलाओं को अपमान मतलब सम्मान मतलब सम्मान व्यवस्था पे नहीं रखा। तीसरी बात अगर आप लेना चाहो तो प्राकृतिक असमानता को माना, क्योंकि सब कुछ प्राकृतिक असमानता यानी कि प्रकृति पर इन्होंने बात कही है। एक मानवीय कोई बातें ही नहीं, प्राकृतिक बातें हैं। चौथा आप राजतंत्र ले लो, राजतंत्र जो वैसे भी रूढ़िवादी व्यवस्था में विद्यमान था, तो राजतंत्र ये दास प्रथा है, महिलाएं हैं, परंपराएं परंपराएं प्रथाएं जो इन्होंने रखी हैं, इन्होंने ये क्या है, रूढ़िवादी हैं। आप इस पर समझ सकते हो कार्ल पार्पर ने जो बात कही है अरस्तु के बारे में, उनके रूढ़िवादी विचार इस प्रकार के हैं। दास प्रथा, महिलाओं का सम्मान नहीं है, प्राकृतिक असमानता है, राजतंत्र की परंपराएं प्रथाओं को रखा। तो हम कह सकते हैं कि इनकी जो व्यवस्थाएं हैं ये रूढ़िवादी आधारित हैं। उदारवादी इनके विचार कैसे हैं, जैसे उन्होंने संपत्ति को रखा, संविधान को रखा, विधि व्यवस्था को रखा, एक समानता की बात कही, ओके, मध्यम मार्ग की बात कही। ये कुछ पॉइंट हैं, ये पॉइंट हैं उनके उदारवादी, क्योंकि संपत्ति उदारवादी के विचार, उदारवादी कैसे हम आपको आगे आप पढ़ाएंगे तब उसमें समझ में आ जाएगा। उदारवादी जो विचार कैसे हैं, उदारवादी यही मानते हैं कि व्यक्ति को खुला छोड़ दिया जाए, व्यक्ति स्वयं में स्वतंत्र है, व्यक्ति स्वयं में अपनी समृद्धि करेगा, व्यक्ति कहीं भी कुछ भी कर सकता है। ठीक, उसे संपत्ति अर्जित करने का अधिकार है, संपत्ति रखने का अधिकार है, लेकिन संपत्ति व्यवस्था है वहाँ पर रहने वाली जो व्यवस्था है वो संविधान होना चाहिए, संविधानवाद होना चाहिए, और संविधान के अंतर्गत विधि व्यवस्था होनी चाहिए, वहाँ के कानून होने चाहिए। ठीक, और कानून के तहत सभी को शिक्षा प्राप्त होनी चाहिए। मध्यम मार्ग की बात भी। तो इस प्रकार के इनके जो विचार हैं उदारवादी भी हैं और इधर आप रूढ़िवादी भी विचार हैं। मुझे लगता है कि ये चीज़ें आपको स्पष्ट हो गई होंगी। तो इनके कुछ मूल्यांकन हैं, तो मूल्यांकन के आधार पर हम इनके जो विचारक रहे हैं काफ़ी व्यवहारिक और संवेदनशील रहे, प्रामाणिक रहे हैं। काफ़ी इनके विचार की समर्थन भी मिला है और आलोचनाएं भी। समर्थन इसलिए मिला है, संपत्ति को माना, संविधान को माना, विधि व्यवस्था को माना, समानता को माना। आलोचना इस आधार पर हुई, इन्होंने महिलाओं को सम्मान नहीं दिया, राइट, राजतंत्र व्यवस्था को भी माना, दास प्रथा को रखा, तो आधार पर इनकी आलोचनाएं भी हैं। तो इनकी आलोचनाएं भी हैं और समानताएं भी हैं कुछ विचारकों के द्वारा। तो हमने कार्ल पापर की और बार्कर की दोनों की स्पष्ट बातें कर दी हैं। मुझे लगता है ये चीज़ें आपको कन्फर्म हो गई। तो इससे बनने वाले मुझे लगते हैं सभी क्वेश्चन आपको हो जाएंगे। अरस्तु से संबंधित कोई प्रश्न अगर पूछा जाता है, चाहे वो राज्य व्यवस्था से हो, न्यायिक न्यायिक व्यवस्था से हो, सामाजिक व्यवस्था, पारिवारिक जीवन, ठीक है, और विधि व्यवस्था से हो, राज्य से संबंधित, मुझे लगता है कि ये क्वेश्चन आपको बन जाना चाहिए। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे, आपको आगे का जो लेक्चर आएगा वो हम आपको क्लियर करेंगे किस प्रकार का होना चाहिए। तो अगर ये क्वालिटी अगर इसमें आपको अच्छी लगी हो तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए और टेलीग्राम को आप ज्वाइन कर लीजिए। आप हमारे तक पहुंच जाएंगे टेलीग्राम पर, फिर हम आपको सुविधा उपलब्ध कराते हैं, फ्री सुविधाएं हैं सब कुछ। वहाँ पे आपको PDF मिलती है, क्वेश्चन बेस आते हैं। ठीक, तो वैसे तो हम 3 सब्जेक्ट लेके चल रहे हैं, हिस्ट्री चल रही है, ज्योग्राफी चल रही है और पॉलिटिकल साइंस चल रहा है, ओके, ऑप्शनल। इसके पहले मैंने इकोलॉजी ख़त्म कर दिया है, तो आप प्लेलिस्ट में जैसे ही जाएंगे तो प्लेलिस्ट में सब कुछ मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन। उम्मीद करते हैं आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी। आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए।
ताकि आगे आगे बढ़ सकें हम आप लोगों